गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गोपाल कृष्ण गोखले पर मैं अपने दूसरे वीडियो में गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक चिंतन और राजनीतिक विचारों पर बात करने जा रहा हूँ। गोपाल कृष्ण गोखले इतिहास और अर्थशास्त्र के अच्छे विद्वान थे। उन्होंने बर्क की पुस्तक रिफ्लेक्शन ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन को बड़ी उत्कंठा के साथ आत्मसात किया है। बर्क की भांति गोखले सावधानी की नीति और धीमे विकास और बुद्धि संगत प्रगति में विश्वास रखते थे। गोखले में प्रशासनिक उत्तरदायित्व की भावना थी। इस भावना से उन्होंने आंदोलन के मार्ग से अलग रहने का कार्य किया और उदारवादी व्यक्तित्व होने के नाते उन्होंने भारत की राष्ट्रीय आज़ादी और राष्ट्रीय आंदोलन में एक उदारवादी विवेकपूर्ण नेतृत्व की शुरुआत की। गोखले रानडे के शिष्य थे। रानडे से उन्हें एक निश्चित राजनीतिक दृष्टिकोण मिला। गोखले पर एक अन्य उदारवादी नेता फिरोज शाह मेहता का भी भारी प्रभाव था। फर्गूसन कॉलेज, पूना के प्रिंसिपल सलवाई एवं सर विलियम वेडरवर्थ जैसे अंग्रेज उनके घनिष्ठ संपर्क में रहे थे। और गोखले स्वयं भी एक आदर्शवादी और यथार्थवादी व्यवहारिक बुद्धि के धनी थे। इन सब चीज़ों की वजह से उन्हें एक रचनात्मक राजनीतिज्ञ के रूप में जाना जाता है। वे ऐसे व्यक्ति थे जो आंदोलन का मार्ग अपनाकर तुरंत ही देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने को अविवेकपूर्ण या अव्यवहारिक मानते थे और संवैधानिक विकास के मार्ग को अपनाकर धीरे धीरे इस दिशा में आगे बढ़ने की बात सोचना चाहते थे। उनके राजनीतिक चिंतन की मूलभूत बातें निम्नानुसार है। नंबर 1, ब्रिटिश जाति की उदारता और न्यायप्रियता में विश्वास। गोखले को मानव स्वभाव की मूलभूत अच्छाई में पूरा विश्वास था। शिक्षा दीक्षा ने उनमें ब्रिटिश उदारता के प्रति गहरी आस्था को जन्म दिया। वे अंग्रेज जाति की अंतरात्मा और उदारता और अंतरात्मा की मतलब कि न्यायप्रियता को वो मानते थे। उनका ये मानना था कि जब कभी भी अंग्रेज जाति को भारतीय समस्याओं का वास्तविक पता होगा तो निश्चित रूप से ये जाति हमारे साथ न्याय करेगी और हमारे साथ अच्छा करेगी। इसलिए हमें परेशान नहीं होना है। हमें सिर्फ कोशिश ये करनी है कि इस एक विवेक संगत जाति को हमारी समस्याओं का वास्तविक प्रारूप में हमें इन समस्याओं से अवगत कराना है। जब कभी इन समस्याओं से पता हो जाएगा तो ये समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएगी। 1902 में उन्होंने एक बजट भाषण में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि आवश्यकता इस बात की है कि हमें यह महसूस कराया जाना चाहिए कि चाहे हमारी सरकार विदेशी लोगों की है लेकिन इसकी भावना राष्ट्रीय है। भारतीयों की भलाई के समक्ष अन्य सभी बातों को गौण समझती है और भारतीयों के सम्मान को अंग्रेजों के सम्मान जैसा ही महत्व देती है। नंबर 2, भारत ब्रिटिश सहयोग का प्रतिपादन लेकिन ब्रिटिश शासकों के साम्राज्यवादी रवैये की निर्भीक आलोचना। गोपाल कृष्ण गोखले भारत और ब्रिटेन के सहयोग का प्रतिपादन करते थे और वे इस विचार का समर्थन करते थे और उनका ये मानना था कि भारत ब्रिटिश के सहयोग से अपना विकास ज़्यादा बेहतर कर सकता है बजाय अकेला रहकर। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ब्रिटिश सरकार की साम्राज्यवादी नीतियों की समय समय पर आलोचना भी की। उन्होंने समय समय पर भारत की न्यायसंगत मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने अहिंसात्मक रूप से रखा है और उसको प्रतिनिधित्व दिया है। पूना कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने कहा है कि अच्छे और बुरे के लिए हमारा भविष्य और हमारी आकांक्षा इंग्लैंड के साथ जुड़ी हुई है तथा कांग्रेस स्पष्ट रूप से स्वीकार करती है कि हम जिस प्रगति की आकांक्षा करते हैं वह ब्रिटिश शासन की सीमाओं में ही निहित है। नंबर 3 है संवैधानिक साधनों और वैधानिक आंदोलन में अडिग विश्वास। गोखले का संवैधानिक साधनों और वैधानिक आंदोलन में अडिग विश्वास था। वे उग्र विचारों और साधनों और असंवैधानिक मार्ग को भारत के लिए अहितकर समझते थे, इसके विरुद्ध थे। वे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन के लक्ष्य को संवैधानिक तरीकों से ही प्राप्त करना चाहते थे। गोखले की दृढ़ निष्ठा अहिंसात्मक मार्ग और अहिंसात्मक साधनों पर थी। हालांकि उनके विरोधी इसे राजनीतिक वेश्यावृत्ति का नाम देते थे, लेकिन गोखले कभी भी अपने पद से भ्रमित नहीं हुए और अपने अहिंसात्मक और संवैधानिक साधनों पर उनका विश्वास सदा बना रहा। नंबर 4 है स्वशासन की धारणा। गोखले क्रमिक सुधारों के मार्ग को अपनाने में विश्वास करते थे और इन सुधारों का अंतिम लक्ष्य सुशासन की प्राप्ति थी।
गोखले का विश्वास था कि ब्रिटिश नौकरशाही के फलस्वरूप प्रशासन में जो आर्थिक और अन्य दोष प्रवेश कर गए हैं उनका निराकरण स्वशासन के द्वारा ही संभव है। 1905 में बनारस कांग्रेस के अध्यक्षीय भाषण में गोखले ने कहा है कि कांग्रेस का लक्ष्य यह है कि भारतीयों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रशासित होना चाहिए। एक निश्चित समय की अवधि में भारत में ऐसी सरकार गठित हो जानी चाहिए जैसी ब्रिटिश साम्राज्य की अन्य स्वशासित उपनिवेशिक सरकारें हैं। सन 1907 में इलाहाबाद में दिए गए अपने एक भाषण में उन्होंने कहा कि मेरी आकांक्षा है कि मेरे देशवासियों की स्थिति अपने देश में वैसी ही हो जैसी अन्य लोगों की अपने देश में है। उनका लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अधिराज्य की स्थापना प्राप्त करना था, वहीं स्थिति जो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड को प्राप्त है। भारत के लिए पूर्ण स्वशासनीय अधिराज्य की स्थिति उनका दूरगामी लक्ष्य था, तात्कालीन लक्ष्य नहीं था। नंबर 5 है सत्ता के विकेंद्रीकरण का स्वरूप। गोपाल कृष्ण गोखले सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के पक्ष रखते थे। उनका यह मानना था कि सत्ता अगर एक स्थान पर केंद्रित हो जाएगी तो उस सत्ता का दुरुपयोग और निरंकुश होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। उन्होंने प्रांतीय विधान परिषदों का आकार और शक्तियां बढ़ाने की बात की। जिला स्तर पर कलेक्टर की स्वेच्छाचारिता को रोकने के लिए प्रत्येक जिला स्तर पर जिला स्तरीय परिषद का निर्माण करने की बात की। हाब हाउस विकेंद्रीकरण आयोग के सामने गोखले ने सत्ता के विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया और सत्ता की सबसे अच्छी इकाइयाँ पंचायतों के रूप में प्रशासन के सबसे निम्न स्तर पर ग्राम पंचायतों को पर्याप्त सशक्त और शक्ति देने की बात वो करते हैं। नंबर 6 प्रशासनिक सुधारों की आकांक्षा और तत्कालीन मांगे। गोपाल कृष्ण गोखले अपने समय की ब्रिटिश शासन व्यवस्था के दोषों से परिचित थे और भारत के वित्तीय, प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों के जबरदस्त समर्थक थे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारत के भौतिक और नैतिक उत्थान के लिए तुरंत ही सुधारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए। गोखले ने अपने बजट भाषण में सरकार की दोषपूर्ण नीतियों की खुलकर आलोचना की और सरकार के समक्ष रचनात्मक सुझाव प्रस्तुत किए। आर्थिक पक्ष में गोखले का विचार था कि ब्रिटिश शासन के बढ़ते हुए सैनिक व्यय और बढ़ते हुए गृह व्यय के कारण भारतीयों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस स्थिति के विनाशकारी परिणाम है। भारत के शिक्षित वर्ग को सत्ता से बाहर रखने और नौकरशाही के कठोर रवैये की भी वो आलोचना करते थे। गोखले ने सरकार पर निरंतर इस बात के लिए दबाव डाला कि एक जन कल्याण पर अधिक व्यय करे और सरकारी कर्मचारियों की संख्या घटाएं, सैनिक व्यय कम करें और प्रशासनिक सुधारों के लिए आवश्यक कदम उठाएं। उन्होंने शिकायत की कि शिक्षा, सफाई आदि आवश्यक जन कल्याण कार्यों के लिए समुचित धन की व्यय की व्यवस्था नहीं की गई। उन्होंने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को शुरू करने पर बल दिया। गोखले ने नमक कर और रुई के माल पर उत्पादन कर हटाने की जोरदार मांग की, क्योंकि इन दोनों करों का बोझ गरीबों पर पड़ता था। विशेषकर इन्हीं के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप नमक कर को घटाते 2.5 रुपये प्रति मन से 8 आने प्रति मन कर दिया गया था। श्री गोखले 1905 में बनारस कांग्रेस की अध्यक्षता करते हुए 9 तात्कालिक मांगें प्रस्तुत की थी जो निम्नानुसार है। जैसे कि विधान परिषदों का सुधार किया जाए, विधान परिषद में कम से कम 3 भारतीय सदस्य नियुक्त किए जाए, देश के सभी जिलों में सलाहकारी परिषदें स्थापित की जाए जो जिलाधीश को महत्वपूर्ण कार्यों में सलाह दे सके, भारतीय लोक सेवाओं को न्यायिक शाखा के लिए नियुक्त वकील वर्ग के लिए की जाए, न्यायिक और कार्यपालिका विभागों का पृथक्करण किया जाए, भारतीय सैनिकों को व्यय में कटौती की जाए, प्राथमिक शिक्षा का प्रसार किया जाए, औद्योगिक और तकनीकी विकास का विस्तार किया जाए, देहाती जनता को ऋण के बोझ से राहत देनी चाहिए आदि महत्वपूर्ण। सांप्रदायिक एकता में अटूट विश्वास। गोखले नैतिक और भौतिक दोनों दृष्टिकोण से सबल थे। उन्होंने सांप्रदायिक एकता पर बल दिया और वो मानते थे कि सांप्रदायिकता विस्फोट भारत की एकता के लिए खतरनाक न होने के साथ साथ भारत के विकास के लिए भी बाधक है। नंबर 8 है अपने सांप्रदायिक एकता के लिए उन्होंने 1905 में एक संगठन भारत सेवक संघ का स्थापना की थी जो राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करता था। नंबर 8 है स्वदेशी का समर्थन लेकिन बहिष्कार के प्रति शंकाएं। वो स्वदेशी वस्तुओं का समर्थन करते थे लेकिन बहिष्कार के प्रति वो उतना प्रतिबद्ध नहीं थे जितने कि जो मतलब कि उग्र राजनीतिक विचार हुआ करते थे। उन्होंने स्वदेशी का समर्थन किया है, इससे भारत को आत्मनिर्भरता और संबल मिलेगा, इसकी बात वो करते हैं। राजनीतिक आध्यात्मिकरण। गोखले का सबसे महत्वपूर्ण विचार जो उन्हें राजनीतिक चिंतन में सबसे महत्वपूर्ण और अलग साबित करता है वो है राजनीतिक आध्यात्मिकरण। वो राजनीति को जनता की सेवा का माध्यम मानते थे और राजनीति के साथ नैतिकता और उच्च आदर्शों और उद्देश्यों को समाहित करने की बात वो करते हैं। उन्होंने हल्की और गैर चारित्रिक राजनीति का विरोध किया है, राजनीतिक जनसेवा का मुख्य माध्यम मानते हुए राजनीति को सशक्त बनाने की बात वो करते हैं। धन्यवाद।